जयपुर की एक खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि किस तरह से 23 साल की एक लड़की ने 14 करोड़ की संपत्ति और एक सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए अपनी ही मां का कत्ल कर दिया। जब यह खबर का खुलासा होता है तो उसके बाद पूरे देश भर में इस बात को चर्चा का लेकर शुरू हो जाते हैं। चाहे वह गांव हो, चाहे कस्बा हो, चाहे शहर हो, चारों ओर स्कूल, कॉलेज या फिर चाय की दुकान हो, जहां देखो वहीं बस सिर्फ एक ही बात थी कि आखिरकार यह समाज में हो क्या रहा है, एक लड़की ने आखिरकार ऐसा क्यों किया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस लड़की के बारे में लगातार बातचीत चल रही है, उस लड़की का नाम आयुषी शर्मा होता है। आयुषी शर्मा के पिता का नाम विजय वशिष्ठ होता है और उसकी माँ का नाम नीरज शर्मा होता है। एक 16 साल का उसका भाई होता है। यदि माता पिता की बात अलग कर दी जाए तो बात बचती है बस भाई की। भाई जिसकी उम्र 16 साल के आसपास की होता है और भाई 50% दिमागी रूप से कमजोर होता है। ऐसा कमजोर होता है कि जैसे उसे सामान्य लोगों की जिंदगी जीते सामान्य तरीके से वह घूमना नहीं सीखता था और खाना भी नहीं। फिर सब ये होता है और साथ ही शादी होती है और शादी के बाद बच्चे होते हैं और एक आम जिंदगी की तरह शायद आयुषी का जो भाई होता है वो ऐसी जिंदगी जीने का कभी मौका नहीं मिलता क्योंकि उसका 50% दिमाग है वह कमजोर है। अब ऐसी स्थिति में माता पिता जितनी भी संपत्ति अर्जित करते हैं वो बेटा उस संपत्ति को लेकर क्या करता, क्या उसके भौतिक सुख सुविधा का लाभ शायद कभी नहीं उठा पाता। लेकिन जैसे ही सेवर की सारी जो संपत्ति थी वह संपत्ति अपनी बेटी के नाम ही थी। चाहे वह माँ की नौकरी मिलनी हो, चाहे आमदनी हो, सिर्फ छोटे भाई के हिस्से में अगर कुछ ना अपना था, या तो वह खाने पीने का खर्चा होता या फिर उसके इलाज का खर्चा होता। वो बाकी सब कुछ बचता वह आयुषी के नाम ही बचता। फिर सवाल उठता है कि अगर सब कुछ आयुषी के नाम ही होने वाला था तो फिर आयुषी ने अपनी ही माँ का कत्ल क्यों किया। आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने की यही समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं पूजा। 3 जुलाई 2026 की शाम के तकरीबन 4:45 के आसपास का वक्त होता है। राजस्थान प्रदेश के जयपुर का एक थाना लगता है प्रतापनगर और प्रतापनगर क्षेत्र के में ही एक स्कॉर्पियो कार जो कि सफेद रंग की होती है जिसका नंबर होता है HR51CU 1230। यह गाड़ी आराम से इत्मीनान से खड़ी हुई थी। जैसे ही सड़क के किनारे चल रही एक महिला होती है, महिला के पास बहुत तेज के साथ यह कार जाती है और ऐसा दावा किया जाता है कि यह कार को सस्पेंड उसी वक्त था कि इसे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह कार दौड़ रही थी। हालांकि उस महिला ने अपने आप को सेफ करने के लिए 60 फुट जो चौड़ा रोड थी वह सड़क के किनारे आराम से चल रही थी। फिर भी यह स्कॉर्पियो जो गाड़ी होती है यह जोरदार टक्कर मारती है और टक्कर मारने के बाद जो महिला है वह फुटबॉल की तरह हवा में उछलती है और उसके बाद यह मौके पर ही मौत हो जाती है। आसपास के लोग इस दृश्य को देखते हैं, वह उस महिला को पहचानते हैं और इस महिला के परिवार वालों को सूचना देते हैं। जैसे ही सूचना दी जाती है तो इसके घर में इसकी एक बेटी होती है 23 साल की। उसकी नाम आयुषी होता है उसका, क्योंकि इस महिला का पति 1 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। और जो लड़की है यह मौके पर पहुंचती है। मौके पर आने के बाद सबसे पहले यह अपने मामा जिसका नाम राकेश शर्मा होता है उसको फ़ोन कॉल करती है और फ़ोन कॉल करने के बाद मामा से कहती है कि माँ का एक्सीडेंट हो गया है, माँ मर गई है। उस लड़की ने बहुत ही सामान्य तरीके से यह बात कही, ऐसे सामान्य तरीके से जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। तभी उसके मामा के दिमाग में कुछ सवाल गूंजने शुरू हो जाते हैं। सवाल परेशान करने लग जाते हैं। सवाल परेशान इसलिए करने लग जाते हैं कि ये माँ अगर इस तरह मारी है तो वो लड़की रो क्यों नहीं रही। आखिरकार वह अपने मामा अपनी तसल्ली के लिए यह बात क्यों नहीं इसी तरह इतने सामान्य तरीके से ऐसे क्यों पेश आ रही हैं, इतनी मैच्योर क्यों दिखाने की कोशिश कर रही हैं। मामा को शक होता है और जैसे ही मामा के दिमाग में शक होता है तो वह पुलिस स्टेशन जाता है। महज 1-2 लाइन ही लिखी थी। इस लाइन में लिखा है कि साहब, एक सामान्य हादसा नहीं बल्कि यह एक हत्याकांड है। इस हत्याकांड की आप जांच कीजिए। पुलिस शुरुआत में इस मामले को हादसा ही मान रही थी, लेकिन जितने लोग थे वह दृश्य अपनी आंखों से देख रहे थे वह सब हादसा मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन मामा ने भी जिस तरह से इस पर शक की सुई घुमानी शुरू कर दी तो इसके बाद पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। लोग सामने आते हैं और लोगों के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हर घर में इस
की चर्चा करना शुरू हो जाती है कि आखिरकार एक ऐसी लड़की जिसने मामा ने मीडिया के सामने बयान देना शुरू कर दिया। मामा ने फिर एक परिवार भी डाला और मामा ने जब लोगों को बताना शुरू किया कि मीडिया में यह बात आनी शुरू हो गई, चारों ओर ऐसे पॉइंट जिसमें 4 पॉइंट की आज भी हर जगह पर चर्चा है। पॉइंट अगर हम बात करें कि पहला पॉइंट होता है कि नीरज शर्मा जिसका एक्सीडेंट हुआ था, जो मर चुकी थी 1 मार्च 2026 की सांगानेर थाने लगता है पुलिस स्टेशन में एक तहरीर देकर आती है, शिकायत पत्र देती है और जाकर कहती है कि साहब हमारे घर में चोरी हुई है और उसमें से केस गया है, ज्वेलरी गई है और साथ ही कीमती सामान गया है। इस मामले की जांच पड़ताल की जाती है तो चोरी पकड़ ली जाती है और चोर के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। पुलिस की शिकायती पत्र में संज्ञान ही नहीं लिया था, यानी कि उसे कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी और ऐसी ही स्थिति आ जाती है कि कोई कार्रवाई नहीं होती है। काश की कार्रवाई हो जाती और चोर पकड़े जाते तो शायद इन चारों लोगों को पकड़ देते और जिसे नीरज शर्मा का एक्सीडेंट कराने के बाद उसकी हत्या कराई। अगर वो पहले ही पकड़े जाते तो शायद यह घटना नहीं होती। इसीलिए इस मामले की जांच की बात कर रहे हैं और जिसने ये ज्वेलरी चुराई थी, जिसकी कीमत सामान चुराया था, भी घर में अंदर आया था, इसी का भी पता किया जाए। अंदर पता करने के बाद आखिरकार उसके पैसे का क्या हुआ था? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पैसे से वह ज्वेलरी जो 7 लाख इकट्ठे किए थे, वह कातिलों को हायर किया गया था? दूसरा सवाल यह होता है कि उनकी तरफ से कि नीरज शर्मा के पति होता है जिसका नाम विजय वशिष्ठ होता है, दरअसल उनका ब्रेन ट्यूमर की शिकायत थी, उनके इलाज चल रहा था। यह दिसंबर 2024 में इलाज चल रहा था, एक हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और अचानक से उनकी बेटी होती है जिनका नाम आयुषी होता है। आयुषी का जो चचेरा भाई होता है रवि उर्फ बलराम, वो हॉस्पिटल पहुंचता है और घर वालों और परिवार वालों को कोई सूचना नहीं देता है। बिना सूचना दिए ही विजय वशिष्ठ को वहां से निकालता है और उनको छुट्टी करा देता है और छुट्टी करवाने के बाद वह कहीं लेकर जाता है और वह ऐसी जगह लेकर जाता है जहां घर में परिवार में किसी को भी नहीं पता होता है। जो उनकी पत्नी होती है नीरज शर्मा होती है, वह नीरज बार बार अपने बेटी से पूछती है कि बेटी तुम्हारे पापा का इलाज कहाँ चल रहा है? बेटी भी जवाब देती है कि किसी अच्छे हॉस्पिटल में चल रहा है, आईसीयू में है और कोई इससे मिल नहीं सकता है। वहाँ कोई बात नहीं थी, लेकिन माँ पति यानी कि जो नीरज शर्मा है वह अपने पति से मिलने के लिए इसलिए असमर्थ थी क्योंकि जो बेटी थी वह 16 साल की थी और साथ में कोई ना कोई हर वक्त रहा करता था। अगर रहने पर बच्चा सुरक्षित रहेगा तो अगर कोई साथ नहीं रहेगा फिर भी जो बच्चा सुरक्षित नहीं रहेगा, तो इसीलिए माँ के सामने ऐसी मजबूरी बन जाती है कि वह अपने बेटे को देखे या फिर पति को देखे बार बार बातचीत जाती थी। लेकिन जो बेटा है वह जो बेटी होती है वह सही से जवाब नहीं देती है और 3 महीने का वक्त बीत जाता है। किसी को पता नहीं चलता है कि 3 महीने के बाद एक तारीख आती है 9 अप्रैल 2025 का, जब लड़की आयुषी होती है, वह आयुषी शर्मा अपने मामा राकेश होता है उसको फोन करती है। फोन करने के बाद वह सब लोगों को परेशान हो रहे थे और विजय वशिष्ठ कहाँ पर है, पापा कहाँ पर है, हॉस्पिटल में एडमिट है, जाकर देख सकते हैं हो तो पापा कहाँ है। जैसे ही जो ये राकेश शर्मा है ये बात चलती है तो राकेश शर्मा सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद देखता है कि वाकई में ही क्रिटिकल कंडीशन होती है और बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब होती है। तभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि साहब विजय की हालत कैसी है, यानी कि उसका जो जीजा है उसकी हालत कैसी है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसके शरीर में ऑग्रेशन, चाहे वह उसके फेफड़े हो चाहे लीवर हो, वह 90% खराब हो चुके हैं, यानी कि उनके बचे हुए जो सांस है वह बहुत ही कम है। लेकिन जो उसके अंतिम क्षणों में जो इसका इलाज है वह कहीं नहीं, अगर 1% की गुंजाइश हो सके तो वह बच सकता है, बचाने की कोशिश करेंगे, उसका इलाज करेंगे, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते। आखिरकार 9 अप्रैल को सूचना थी कि 21 अप्रैल 2025 को उसकी मौत हो जाती है और जैसे ही उसकी मौत होती है उसके बाद फिर पूरा मामला एक हादसा समझकर टल जाता है। लेकिन अब राकेश शर्मा पुलिस के पास जाकर यह कहता है कि मामले की जांच की जाए। आखिरकार 3 महीने उनका जो जीजा था वह कहाँ रहा था, किस हॉस्पिटल में उसका इलाज चला था और कहाँ आए थे और कितने रुपए खर्च हुए थे, बिल होंगे, कौन कौन सी दवाइयाँ दी गई थी और उनकी पूरी फाइल बनाई होगी। वो फाइल सामने आनी चाहिए, यह मामला सार्वजनिक होना चाहिए। आखिरकार ऐसा क्या हुआ था। तीसरा सवाल उनका यह था कि वह कहते हैं कि रवि उर्फ बलराम होता है, उनका विजय
का जो भतीजा होता है, दरअसल वह पढ़ने में शुरू से ही कमज़ोर था। जो कमज़ोर होता है और वह पढ़ने के लिए फिर भी रहने के लिए अपने चाचा के घर यानी कि विजय कुमार के घर पर ही आ जाता था। और ऐसे मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है कि जो कमज़ोर होता है पढ़ने में, उसकी एलएलबी कराई जाती है और एलएलबी वो करा लेते हैं और ना जाने वह अपनी बहन आयुषी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। वो प्रेम जाल में फंसा लेता है और पूरी तरह से अपने वश में कर लेता है। ऐसे वश में करता है जैसे कि बलराम बोलता है कि आयुषी वैसा ही करते हैं, यानी कि 2025 के शुरुआत में पूरी तरह से उसने कब्जा कर लिया था, पूरी मुट्ठी थी। जैसे ही बलराम चाहता था आयुषी वैसे ही करती थी। आखिरकार इसके पीछे की क्या वजह थी, क्या नहीं थी, यह मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार जो आयुषी शर्मा है वह बलराम की कठपुतली की तरह है। उसके पीछे ये आगे घूमती रहती है, क्योंकि उसके लिए पूरा काम करती है, क्योंकि उसकी माँ उससे बार बार झगड़ा करती थी और फसाद करती थी। आगे चौथा पॉइंट यह है कि मीडिया में लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि पिता की मौत हो जाती है। पिता की मौत के बाद नौकरी की बात आती है तो उसकी जो सरकारी नौकरी होती है वह हाई कोर्ट में एलडीसी की होती है, क्लर्क की होती है। अब ऐसी स्थिति में बेटी 23 साल की थी, पढ़ी लिखी थी, तो अपनी माँ से कहती है कि माँ, अपने पिता की जगह नौकरी मैं करना चाहती हूँ, तो इसीलिए नौकरी भी मैं ही करूँगी। यानी कि वो अपनी माँ को शायद पूरी तरह से बात जाननी नहीं और वह जाकर फॉर्म भी भर दिया था। लेकिन जैसे ही माँ को यह बात पता चलती है कि माँ पहले से ही रिश्तेदारों को बता दिया है कि जो मेरी बेटी है वह पराये घर की हो जाएगी और वो बाहर चली जाएगी, बेटे का हमेशा के लिए इलाज की ज़रूरत पड़ेगी और 16 साल का वो बालक है, कहाँ रहेगा, किसके सहारे रहेगा, कैसे ज़िंदगी जिएंगे और बिना पैसे की ज़िंदगी चलती नहीं है। इसीलिए अब वह इस नौकरी को तुम करो और तुम्हारी बेटी नहीं, उसको तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही है, पढ़ी लिखी है, उसे तो कोई ऑफिस में और नौकरी मिल जाएगी और नौकरी लग जाएगी। बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बताओ कि तुम पढ़ो और तुम्हारी तो अच्छी नौकरी लग जाएगी। और ये जो नीरज शर्मा है यह नौकरी खुद करना चाहती थी और जैसे ही वह माँ नौकरी कर लेती है तो इस बात में कहीं ना कहीं आयुषी को बहुत ज़्यादा खराब लगती है और आयुषी से ज़्यादा बात खराब लगती है। ये रवि उर्फ जो बलराम होता है, यह रवि उर्फ बलराम इस तरह से आयुषी के हाथ पर हाथ रखता है और क्योंकि उसे वश में कर लेता है, इसीलिए जनवरी 2026 की बात होती है, इसे यह घर छोड़ देती है और घर छोड़ने के बाद यह रविंद्र नगर से यह प्रतापनगर थाने क्षेत्र में रहने लग जाती है और इसके बाद यहाँ पर पुराना घर होता है कल्याण नगर 3 में, सीधा वहाँ पर पहुँच जाती है, वहाँ पर रहने लगती है। और ऐसा दावा किया जाता है कि भाई बहन यानी कि आयुषी और उसका जो चचेरा भाई रवि और बलराम होता है, यह बिल्कुल ठीक वैसे ही रहते हैं जैसे कि एक पति पत्नी रहते हैं, यानी कि यह लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। हालांकि हम इस बात का कोई दावा नहीं करते हैं, लेकिन इस बात की मीडिया में चर्चा है, चर्चा बहुत ज़्यादा है। इस मामले की जांच पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि मेडिकल में अगर यह सब चीज़ें पुष्टि होती है तो क्या वाकई में ये आयुषी सेक्सुअल एक्टिव थी या नहीं थी, अब यह मेडिकल होगा, इस बात की क्लियर हो जाएगी। लेकिन इस बात में क्लियर भी हो तभी सर रवि उर्फ बलराम सलाखों के पीछे जाएगा और पुलिस इसे पकड़ में आ गया है और यह घटना हो चुकी है। घटना के बावजूद भी पुलिस अभी तक उसे मुख्य आरोपी जिसमें पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया था आयुषी के माध्यम से, आखिरकार वो कहां पर है कहां पर नहीं है, पुलिस अभी तक इसका पता नहीं निकाल पाई है। पुलिस जब उसे गिरफ्तार करेगी, गिरफ्तार करने के बाद एक एक सवाल जवाब मांगेगी, जिससे चाचा ने तुम्हें अपने घर में रखा, तेरी कमजोरी देखते हुए पढ़ाया लिखाया, एलएलबी कराया, फिर भी आखिरकार तूने अपनी बहन को वश में किया और वश में करने के बाद तुमने 1 करोड़ की संपत्ति हथियाने के लिए अपनी बहन को नौकरी दिलवाने के लिए आधिकारिक सत्यापन भी तूने ही सब करवाया था, ये सब काम तुमने ही करवाया है। क्या यह बात सही है या नहीं है, यह रवि उर्फ बलराम पुलिस की जांच के बाद ही कह सकते हैं। और फिर कहानी पुलिस ने अभी तक बताई है कि पुलिस की जांच में आयुषी पूरी मुख्य कर्ता धरता है और उसी ने अपने भाई को वश में किया है, फिर उस अपने ताऊ को वश में किया है, फिर ताऊ जितने लोगों को चाहे, हेमंत हो, आकाश हो, अरविंद हो, रोहित हो, जितने हायर किए थे उनमें से 7 लाख की रकम दी थी और 7 लाख की रकम देने के बाद अपनी माँ की हत्या की पूरी प्लानिंग की थी। यह बात सही है। पहली बार थर्ड अपनी माँ ने मरवाने की कोशिश की थी, थर्ड कामयाबी नहीं मिलती है तो 1 महीने के तक यह रिंकी करते हैं। रिंकी करने के बाद ये 3 जुलाई 2026 की शाम के 4:45 के आसपास को स्कॉर्पियो और जोरदारी से टक्कर मारती है, ऐसी टक्कर मारती है माँ की घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। आज पूरे भारतवर्ष में चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे जुड़ी हुई हर कड़ी के बारे में हर कोई जानने को चाहता है, आखिरकार कोई बेटी ऐसा कैसे कर सकती है। बहुत सारी घटनाएं आपने सुनी होंगी, बेटे ने माँ को मार दिया,
बाप ने मार दिया, लेकिन बेटी द्वारा माँ को मारने की घटना, फिर बेटी द्वारा पिता को मारने की घटना, ऐसी घटना कम ही सुनने और देखने को मिलती हैं। आदि आयुषी इसलिए चर्चा में बनी हुई है कि दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल दुखाना नहीं है, न ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।